अस्सलामुअलैकुम। AIPGT 2022 का पेपर लेके मैं फिर से हाज़िर हूँ और इससे पहले हम लोगों ने जो पेपर किया था जहाँ तक उसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। और हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की आईडी है आईडी 679 में क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विच इज़ एप्रोप्रिएट पैथोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ स्प्लिनोमेगेली। स्प्लिनोमेगेली का एप्रोप्रिएट पैथोजेनिक मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले अगर हम स्प्लिनोमेगेली की बात करें तो सिंपली हम लोग ये कहते हैं कि स्प्लिनोमेगेली इज़ द एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। उर्दू में हम इसे इज़्मुल तिहाल कहते हैं, इज़्मुल तिहाल स्प्लिनोमेगेली। अब स्प्लिनोमेगेली में जनरली होता क्या है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें स्प्लीन की वैस्कुलैरिटी और उसकी क्या कहते हैं सेलुलैरिटी इंक्रीज़ कर जाती है। वैस्कुलैरिटी या तो इंक्रीज़ कर जाएगी या सेलुलैरिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से स्प्लिनोमेगेली होती है। अब स्प्लिनोमेगेली के जो भी कॉजेज़ हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। लाइक इन्फेक्शियस कॉजेज़ हो सकते हैं, डिसऑर्डर ऑफ इम्यूनो रेगुलेशन हो सकता है, अल्टर्ड स्प्लिनिक ब्लड फ्लो हो सकता है, उसके अलावा डिजीज़ विथ एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स हो सकते हैं, स्टोरेज डिसऑर्डर हो सकते हैं, मिसलेनियस कॉजेज़ हो सकते हैं। अब हर एक कॉज के अंडर में बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन आती हैं। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लिस्मेनियासिस, कालाजार जिसे हम कहते हैं, लिस्मेनिया डोनोवेनी, जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो कालाजार कॉज करता है। और कालाजार में भी स्प्लिनोमेगेली होती है, लेकिन क्यों होती है? कालाजार में जो स्प्लिनोमेगेली होती है उसका जो कॉज है वो है उसकी स्प्लीन की फंक्शनल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कर जाती है, उसकी वजह से इनलार्जमेंट होती है स्प्लीन की। तो ऑप्शन ए इंक्रीज डिमांड ऑफ स्प्लीनिक फंक्शन, करेक्ट। ऑप्शन बी सार्कोइडोसिस इज इडियोपैथिक, इनकरेक्ट। सार्कोइडोसिस में इडियोपैथिक इनलार्जमेंट होता है स्प्लीन का, ये गलत ऑप्शन है। इसका मैकेनिज़्म ये नहीं है कि सार्कोइडोसिस में स्प्लीनिक इनलार्जमेंट होने का कॉज इडियोपैथिक हो, ये गलत ऑप्शन है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इडियोपैथिक इनलार्जमेंट होता है, सी ऑप्शन इसका सही है। डी ऑप्शन इसका है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वेरियस कॉजेज़ हो सकते हैं स्प्लिनोमेगेली के, उसमें एक कॉज होता है अल्टर्ड स्प्लिनिक ब्लड फ्लो, अल्टर्ड स्प्लिनिक ब्लड फ्लो, ठीक है। अल्टर्ड स्प्लिनिक ब्लड फ्लो की वजह से जनरली स्प्लीन इनलार्जमेंट होता है और उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पोर्टल हाइपरटेंशन या पोर्टल वेनस ऑब्स्ट्रक्शन या सिरोसिस ऑफ लीवर भी इसका एक कॉज हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए सी डी, मीन्स थर्ड ऑप्शन ए सी डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 627 में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तकाबिल आर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें कि तकाबिल क्या होता है। तकाबिल लफ्ज़ जो बना है वो मुकाबले से बना है, मुकाबला इसी से बना है, मुकाबला करना। दो चीज़ें आपसी मुखालफत की वजह से एक जगह इकट्ठा ना हो सकें, इसे हम लोग तकाबिल कहते हैं। अब तकाबिल चार तरीक़े के तकाबिल होते हैं, तकाबिल की चार किस्में हैं। ऑप्शन ए पहला फर्स्ट वन इज़ तकाबिल तज़ाद, सेकेंड वन इज़ तकाबिल तज़ायुफ़, थर्ड इज़ तकाबिल मलका व अदम मलका, मलका व अदम मलका, और फोर्थ तकाबिल एजाब व सुल्ब, एजाब व सुल्ब। ये चार टाइप के तकाबिल होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तकाबिल आर। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4। करेक्ट आंसर इज़ 4। तकाबिल की चार किस्में हुआ करती हैं, फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही है। अब तकाबिल के बारे में हम लोग बात करें तो एक चीज़ और यहाँ पर बात कर ली जाए कि शेखुर रईस बोली सीना और जालिनूस ने के नज़दीक सेहत और बदन की
दो हालतें, शकुर रईस गोली सीना ने कहा बदन की सिर्फ दो हालतें होती हैं, एक हो सकती है सेहत और दूसरा हो सकता है मर्ज़। क्यों? क्योंकि दोनों सेहत और मर्ज़ एक दूसरे के लिए तकाबिले मलका व अदम मलका की हैसियत रखते हैं, इसलिए उन दोनों के दरमियान तीसरी हालत पैदा नहीं हो सकती। जबकि जालिनूस ने कहा बदन की तीन हालतें होती हैं, एक सेहत, एक मर्ज़ और एक ला सेहत ला मर्ज़। ला सेहत ला मर्ज़, इसी को हम लोग हालत सालिसा कहते हैं। ये जो ला सेहत ला मर्ज़ है ये हालत सालिसा कहलाती है, थर्ड कंडीशन, हालत सालिसा थर्ड कंडीशन कहलाती है। अब कई बार सवाल पूछा गया है शेखुर रईस गोली सीना के नज़दीक बदन की कितनी हालतें हैं? दो, सेहत और मर्ज़। क्यों है? क्योंकि सेहत और मर्ज़ एक दूसरे के लिए तकाबिले मलका व अदम मलका की हैसियत रखते हैं, इसलिए इनके दरमियान तीसरी हालत नहीं पैदा हो सकती। जबकि जालिनूस ने कहा कि सेहत और मर्ज़ दोनों एक दूसरे के लिए तकाबिले तज़ाद की हैसियत रखते हैं, इसलिए इनके दरमियान एक तीसरी हालत पैदा हो सकती है जिसका नाम हालत सालिसा है या ला सेहत और ला मर्ज़। तो ये क्वेश्चन के साथ इसको भी याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 667, amount of oxygen absorbed by a sample of sewage during a specific period, generally 5 days, at a specific temperature, generally 20 डिग्री सेल्सियस, is known as। देखिए, जब भी हम कोई सीवेज का सैंपल लेते हैं तो उस सीवेज के सैंपल को अगर हम 5 दिन तक किसी कंटेनर में रख दें 20 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो कितना ऑक्सीजन जो है अब्जॉर्ब करता है, इसी का नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, करेक्ट आंसर है इसका ए। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अब्जॉर्ब बाय अ सैंपल ऑफ सीवेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक period, generally 5 days, at a specific temperature of 20 degree Celsius, is known as biological oxygen demand. So the correct answer is A. Question ID 617, vein present in calf muscle are known as। calf muscle आपको पता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पिंडलियों की मसल्स या पिंडली की मसल, अज़लात, पिंडली के अज़लात कहते हैं। calf मसल में कई अलग अलग टाइप की मसल हैं, गैस्ट्रोनीमियस मसल है, उसके अलावा सोलियस मसल है। लेकिन इसमें जो सोलियस मसल होती है, सोलियस मसल के अंदर सोलियस मसल के अंदर जो वेन्स होती हैं वो सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से कनेक्ट करती हैं, और जब सोलियस मसल एक्सरसाइज या रनिंग की वजह से जब सोलियस मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ब्लड जो है वो सुपरफिशियल वेन से डीप वेन्स की तरफ रैपिडली ड्रेन होता है, और इसलिए ये उस तरीके से एक्ट करता है जैसे हार्ट एक्ट करता है। इसलिए हम सोलियस मसल को या वो वेन जो इस सोलियस मसल के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम लोग पेरीफेरल हार्ट कहते हैं। कई बार पीजी में सवाल आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज़ नोन एज peripheral heart। So peripheral heart is soleus or veins inside the soleus। So the correct answer is veins present in the calf muscle are known as option A, peripheral heart। Correct answer is peripheral heart। Next question है आपका क्वेश्चन ID 665, स्कायाग्राम में शो मॉटलिंग और शैडो इन लंग्स इज़ नोन एज। जब भी हम स्काईग्राम यानी एक्सरे कराते हैं तो उसमें एक्सरे के अंदर मॉटलिंग शैडो पाई जाती, किस डिजीज़ में? उस डिजीज़ का नाम है बेगासोसिस। बेगासोसिस एक न्यूमोकोनियोसिस की एक वैरायटी है। न्यूमोकोनियोसिस में बहुत सारी अलग अलग टाइप, एस्बेस्टोसिस, फार्मर लंग, बिसिनोसिस और सिलिकोसिस, इस टाइप के बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन हैं। इसमें जो बेगासोसिस है, बेगासोसिस मीन्स न्यूमोकोनियोसिस कॉज्ड बाई
sugar cane dust. Pneumoconiosis, bagasosis is a type of pneumoconiosis caused by sugar cane dust. शुगर केन डस्ट पार्टिकल की वजह से जो न्यूमोकोनियोसिस डेवलप होता है उसे बैगासोसिस कहते हैं। और ये सबसे पहले 1955 में 1955 में रिपोर्ट हुआ था कोलकाता में, 1955 इन कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में 1955 में फ़र्स्ट टाइम ये रिपोर्ट हुआ था। और जब हम इसमें पेशेंट को इसमें डिफ्यूज़, जब हम नॉर्मली जो फीचर्स होते हैं, ये पैथोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो इस डिज़ीज़ में डिफ्यूज़ एल्वेलाइटिस या डिफ्यूज़ ब्रोंकाइटिक चेंजेस मिलते हैं। और जनरली फीचर्स वही होते हैं जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के हुआ करते हैं, ब्रेथलेसनेस होगा, कफ होगा, फीवर होगा, ये सारे फीचर्स होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 690, फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रैशेस इन टर्म ऑफ डेज। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 5 डिजीज़ेस दी हुई हैं और हर डिजीज़ में डिफरेंट डेज़ पर रैशेस अपीयर होते हैं। कौन से डेज़ पर किसमें रैशेस अपीयर होता है, इसके बिहाफ पर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ पर स्मॉल पॉक्स है, रूबेला, वेरिसेला है, स्कारलेट फीवर है, मिज़ल्स है, डेंगू फीवर है, सब में रैशेस अलग अलग डेट पर अपीयर होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसमें बात करें तो सबसे पहले जो रैशेस अपीयर होते हैं वो किस में अपीयर होते हैं, वेरिसेलाज में। सेम डे, जिस दिन फीवर होगा उसी दिन, सेम डे, उसी दिन ही बॉडी पर रैशेस अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर, अब बी को हम फर्स्ट कर दें, स्कारलेट फीवर को सेकंड कर दें। स्कारलेट फीवर में सबसे पहले रैशेस कब अपीयर होते हैं, 12 to 24 आवर्स आफ्टर फीवर, 12 से 24 घंटे आफ्टर फीवर के 12 से 24 घंटे बाद। तो इसमें सेम डे हो गया, इसमें 12 से 24 घंटे के बाद। फिर उसके बाद थर्ड की बात करें तो स्मॉल पॉक्स है, जिसमें 48 घंटे के, फीवर के 48 घंटे के बाद, 48 आवर्स आफ्टर फीवर के 48 घंटे के बाद रैशेस अपीयर होते हैं। तो थर्ड ये रख देंगे। उसके बाद फोर्थ आपका आता है मिज़ल्स में रैशेस कब अपीयर होते हैं, फोर्थ डे। ठीक है, फोर्थ डे। और लास्ट आता है तो फोर्थ, हमने इसको 4 कर दिया। और डेंगू जो है वो लास्ट में डेंगू है, और डेंगू फीवर में जो रैशेस अपीयर होते हैं वो 3rd to 7th डे आफ्टर फीवर आता है। तो अब सीक्वेंस ये 5th हो गया। अब सीक्वेंस क्या हो गया, BCADE। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लें, BCADE किस्म कहाँ है, तो सी ऑप्शन इसका, सॉरी बी सेकंड ऑप्शन जो है BCADE, ये करेक्ट आंसर है। तो रैशेस के अपीयर होने के हिसाब से हम लोग इसकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले रैशेस वेरिसेला में आते हैं, फिर उसके बाद स्कारलेट फीवर में आते हैं, फिर स्मॉल पॉक्स में आते हैं, फिर उसके बाद मिज़ल्स में आते हैं, और सबसे लास्ट में डेंगू में आते हैं। करेक्ट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ID है आपकी 635 में 2 स्टेटमेंट है और 2 किताबों के नाम हैं, उनके राइटर के नाम लिखने हैं। इख्तियारात कुतुब शाही एंड रिसाला मिक़दारिया वॉज रिटन बाई मीर मोमिन। इख्तियारात कुतुब शाही और रिसाला मिक़दारिया, ये दोनों मीर मोमिन की किताब हैं। बिल्कुल सही जवाब है,
स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है इख्तियारात कुतुब शाही वॉज रिटन बाई अबुल कासिम फरिश्ता। पहली ही लाइन गलत हो गई कि इख्तियारात कुतुब शाही अबुल कासिम फरिश्ता ने लिखा था, ये गलत है क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि इख्तियारात कुतुब शाही इज़ रिटन बाई मीर मोमिन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। आगे भी देख लें इसके क्या है, एंड रिसाला मकदारिया इज़ रिटन बाई मीर मोमिन, ये तो सही है, लेकिन इसका जो सेकंड स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पोर्शन है ये गलत है, लिहाजा हम सेकंड स्टेटमेंट को गलत करार देते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर दो राइटर हैं, एक है मीर मोमिन और दूसरे हैं अबुल कासिम फरिश्ता। तो मीर मोमिन के बारे में जैसा कि एक बहुत ही मशहूर शख्सियत थे, शायर भी थे, और इनकी दो किताबें हैं, इख्तियारात कुतुब शाही और रिसाला मकदारिया। दूसरे साहब हैं जिनका नाम है अबुल कासिम फरिश्ता, और अबुल कासिम फरिश्ता की दो किताबें हैं, एक का नाम है इख्तियारात कासमी, इख्तियारात कासमी, और दूसरी किताब इसी का दूसरा नाम इख्तियारात कासमी का ही दूसरा नाम है किताबे दस्तूरुल अतिब्बा, किताबे दस्तूरुल अतिब्बा। तो ये किसकी किताब है? ये अबुल कासिम फरिश्ता की किताब है। सो द करेक्ट आंसर इज़ स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 675। A register maintained in hospital which the detail of examination of injured person are recorded by medical officer is called। हॉस्पिटल में वो रजिस्टर जिसमें किसी इंजर्ड पर्सन की डिटेल रिकॉर्ड की जाती है उसे क्या कहते हैं? एक्सीडेंट रजिस्टर के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर है इसका एक्सीडेंट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 712। हाइड्रोनेफ्रोसिस की डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोनेफ्रोसिस की डेफिनेशन है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स डायलेटेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड कैलिक्स ड्यू टू पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन नॉट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। डायलेटेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड रीनल pelvis and calyx due to partial obstruction is known as hydronephrosis। तो स्टेटमेंट 1 इसका इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर चूँकि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन लिखा हुआ है और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन गलत है। सेकंड, पोजीशन ऑफ प्राइमरी हेमरॉइड्स आर 3, 7 एंड 11 o'clock पोजीशन। तो ये एनल ओपनिंग है, इसमें 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock ये पैटर्न है। इंटरनल पाइल्स में जो प्रोलैप्स होता है 4th डिग्री का, उसके 3 पोजीशन के बिहाफ पर उसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, 3 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन एंड 11 o'clock पोजीशन। स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो सो द स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। 4th ऑप्शन इसका सही है, 4th ऑप्शन। ठीक है, तो 4th ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ID नंबर 648। 648 में क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ ज़राबंद इज़ राउंड शेप। ज़राबंद जो है वो एक नबात की जड़ है और वो 2 तरीक़े की होती है। एक का नाम है ज़राबंद तवील और दूसरे का नाम है ज़राबंद मुदहरिज। जो ज़राबंद तवील होती है वो लंबी होती है, इसका बॉटनिकल नेम एरिस्टोलोचिया लॉन्गा है, और जो ज़राबंद मुदहरिज है
इसका बॉटेनिकल नेम, ये राउंडेड होती है, मुदहरिज मतलब इस तरीके से राउंडेड शेप की होती है इसका, इसलिए इसको हम मुदहरिज कहते हैं। और इसका बॉटेनिकल नेम एरिस्टोलोचिया रोटंडा, ये रोटंडा है और ये लॉन्गा है। एरिस्टोलोचिया रोटंडा और एरिस्टोलोचिया लॉन्गा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विच टाइप ऑफ ज़राबंद इज़ राउंड शेप। ऑप्शन ए ज़राबंद मुदहरिज, ऑप्शन बी ज़राबंद तवील, ऑप्शन सी ज़राबंद हिंदी एंड ऑप्शन डी ज़राबंद दाफ़े ज़हरमर। तो करेक्ट आंसर इसका है ज़राबंद मुदहरिज जो होती है ये राउंडेड शेप की होती है। फंक्शन दोनों के सेम हैं, दोनों एंटीडोट होते हैं, दोनों मुहल्लिल औराम होते हैं, दोनों मुक़व्वी क़ल्ब होते हैं, मुदर बौल होते हैं, मुदर हाज होते हैं, मुसक़्क़ित जुनैन होते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज़ दोनों में सेम हैं, सिर्फ उनकी शेप के बिहाफ पर उनको दो किस्मों में तकसीम कर दिया गया है। क्वेश्चन ID 647 में दो स्टेटमेंट है। लेटेक्स ऑफ आक, आक कहते हैं आक, जिसे हम आम भाषा में मदार कहते हैं या इंग्लिश में इसे हम लोग कैलेट्रोपिस के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर जो दूध निकलता है वो लैटेक्स, मदार का दूध। तो लैटेक्स ऑफ आक इज़ अक्काल, वो क्या होता है, अक्काल होता है, यानी जहाँ पर टिश्यू पे के कांटेक्ट में आएगा टिश्यू को डिस्ट्रक्ट कर देता है, अक्काल होता है। दूसरा स्टेटमेंट है इट रिमूव पाइल्स। तो जब ये अक्काल होता है तो हम इसे पाइल्स पर लगाकर पाइल्स को गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ID है आपकी 693। डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज आर कंट्राइंडिकेटेड इन DNC। DNC इज एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड इन PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। यहाँ पर ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में एब्सोल्युटली कंट्राइंडिकेटेड होती है DNC। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 625। 625 क्वेश्चन ID में क्वेश्चन पूछ रहा है इन मर्ज़ अदद विच इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ तबई ज़ादती। मर्ज़ अदद, मर्ज़ अदद सूए तरकीब में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि सूए तरकीब की 4 किस्में होती हैं। सूए तरकीब की 4 किस्में होती हैं। नंबर 1, पहली किस्म का नाम है मर्ज़ खिलकत। दूसरे का नाम है मर्ज़ मजारी। ये मर्ज़ मजारी, ये अमराज़ खिलकत की टाइप्स हैं। दूसरे का नाम है मर्ज़ खिलकत, मर्ज़ मिक़दार, मर्ज़ अदद और मर्ज़ वजह। ये 4 टाइप होती हैं। इसमें मर्ज़ खिलकत की भी 4 किस्में होती हैं, अमराज़ शक्ल, अमराज़ मजारी, अमराज़ अवैया और अमराज़ सफ़ाए। यहाँ पर मर्ज़ मिक़दार जो है, मर्ज़ मिक़दार जिसमें अमाउंट बढ़ जाए, मर्ज़ अदद जिसमें नंबर बढ़ जाए। अब सवाल पूछ रहा है मर्ज़ अदद। मर्ज़ अदद जो है वो 2 तरीक़े का होता है। एक तबई ज़ादती, पहले तो ज़ादती और कमी, ज़ादती अदद, और दूसरा कमी अदद। अब दोनों की भी 2 टाइप हो सकती हैं, एक तबई ज़ादती हो सकती है और एक गैर तबई ज़ादती हो सकती है।
तबई ज़्यादती क्या होती है? जैसे 5 के बजाय 6 उंगलियां हो जाना, ये तबई ज़्यादती का एग्जाम्पल है। मर्ज़ अदद में तबई ज़्यादती का एग्जाम्पल है। गैर तबई ज़्यादती में जैसे रीनल स्टोन हो जाना, जैसे इंटेस्टाइनल वॉर्म हो जाना, ये गैर तबई का एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इन मर्ज़ अदद विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ तबई ज़्यादती। तबई ज़्यादती का एग्जाम्पल है पैदाइशी 6 उंगलियों का होना, ये तबई ज़्यादती है। करेक्ट आंसर इसका बी है, तबई ज़्यादती का एग्जाम्पल है पैदाइशी तौर पर 6 उंगलियों का होना। अगर पैदाइशी तौर पर 5 के बजाय 4 उंगलियां हो जाएं तो वो तबई ज़्यादती नहीं है, बल्कि तबई कमी में आ जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 707। 707 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है बोस साइन इज़ प्रेजेंट इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। स्टेटमेंट करेक्ट है ये। बोस साइन क्या होता है? बोस साइन इज सब स्कैपुलर हाइपरेस्थीसिया पैरेस्थीसिया इज इन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इज बोस साइन पॉजिटिव। सेकेंड स्टेटमेंट, ग्रिड आयरन इंसिजन इज यूज्ड फॉर हेमरॉइड। ग्रिड आयरन इंसिजन इज यूज्ड फॉर एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ग्रिड आयरन इंसिजन is used for acute appendicitis. So the statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. तो statement 1 is C option इसका सही है, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Next question ID number 631. What is hyperplasia? Hyperplasia is the increase in number of cells. इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज़ हाइपरप्लेजिया। अब चारों ऑप्शन और देख लें। डिक्रीज इन सेल साइज इज एट्रोफी। सेकेंड ऑप्शन क्या है? वन सेल कन्वर्टेड टू अनदर टाइप ऑफ सेल इज मेटाप्लेजिया। एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इज एपोप्टोसिस। वैसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है लेकिन हम इसको एपोप्टोसिस लिख सकते हैं। एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज एपोप्टोसिस। सो करेक्ट आंसर, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ID number 669. The below statement is taken from which of the following book? सुकून के ज़रिया हाजमे का फ़ेल मुकम्मल होता है और वर्जिश के ज़रिया क़ुव्वते दाफ़िया। सुकून से क़ुव्वते हाजमा करेक्ट होती है और जबकि वर्जिश से क़ुव्वते दाफ़िया करेक्ट होती है। ये बात कही थी किताबुल कुल्लियात के मुसन्निफ़ इब्न रुश्द ने। तो ये कहाँ से लिया गया? ये स्टेटमेंट किस किताब से लिया गया है? करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, किताबुल कुल्लियात। नेक्स्ट क्वेश्चन ID है 653। विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? शरबत बजूरी मोतदिल। ऑप्शन ए शरबत बजूरी मोतदिल। ये डायूरेटिक होता है, मुद्रेबॉल होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग स्पेशली जब एसिडिक यूरिन में करते हैं तो ये इस्तेमाल किया जाए। बाकी के 3 और जो कंपाउंड हैं इनको देख लें कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हब्बे अज़राक़ी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? मुक़व्वी आसाब के तौर पर। मुक़व्वी आसाब। हब्बे गुले आक का इस्तेमाल वजउल मफासिल में करते हैं, स्पेशली वजउल मफासिल। और शरबत फौलाद का इस्तेमाल स्पेशली फ़क़रुद्दम यानी एनीमिया में करते हैं। फ़क़रुद्दम मीन्स एनीमिया में। तो करेक्ट आंसर है शरबत बजूरी मोतदिल। विच ड्रग इज़ यूज्ड फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? दैट इज़ शरबत बजूरी मोतदिल। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 708। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। Statement 1 is
नेफ्रोब्लास्टोमा और विल्स ट्यूमर इज़ कॉमन इन फर्स्ट 4 ईयर ऑफ लाइफ। नेफ्रोब्लास्टोमा इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ किडनी। ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है किडनी का। ज़्यादातर किस में होता है? 4 साल के बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। कॉमन इन फर्स्ट 4 ईयर ऑफ लाइफ। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, इंसिडेंस ऑफ नेफ्रोब्लास्टोमा इज़ नॉट इक्वल इन बोथ सेक्सेस। यानी दोनों सेक्स में, मेल और फीमेल में बराबर पाया जाता है, ऐसा नहीं है। बिकॉज नेफ्रोब्लास्टोमा इज़ मोर कॉमनली अकर इन मेल चिल्ड्रंस में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों में बराबर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 664, मुसहिले बिल जिला। जिला के माने होते हैं किसी चीज़ को छीलना, यानी वो दवाएं जो आंतों की अंदरूनी सतह को छील कर, खुरच कर दस्त लाती हैं, और इसका एग्ज़ाम्पल है बोरा अर्मनी। करेक्ट आंसर है बोरा अर्मनी, मुसहिले बिल जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 636, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ दाफेजुनेन व मसीमा। कौन सी दवा है जो जुनीन या फीटस को, जनीन पढ़ते हैं कुछ लोग, जुनेन पढ़ते हैं, जो भी आपको सही लगे पढ़ सकते हैं, इसमें तलफ़ुज़ पे कोई ख़ास मुद्दा नहीं होता है। तो दाफेजुनीन व मसीमा कौन सी दवा है? ऑप्शन A अफ्यून, ऑप्शन B काकंज, ऑप्शन C अबहल एंड ऑप्शन D अतीस। इसमें जो दवा है अबहल जूनिपेरस कम्युनिस कहते हैं, बॉटेनिकल नेम इसका जूनिपेरस कम्युनिस है। इसको तुख्म रहल भी कहा जाता है, तुख्म रहल, और इसको हब्बुल उर भी कहते हैं, हब्बुल उर। तो ये इसका सिनोनिम्स हैं। अब अबहल जो है वो इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? अबहल का मेन फंक्शन है मुदिरे हैज़ और मुखरिजे जनीन व मसीमा, मुखरिजे जनीन व मसीमा। मसीमा कहते हैं प्लेसेंटा को, जनीन कहते हैं फीटस को। ठीक है, तो फीटस और प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट करता है। तो ये 2 मेन फंक्शन है। तो क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? C आंसर इसका करेक्ट होगा, मीन्स अबहल। क्वेश्चन ID 655, इत्रिफल गुददी इज़ यूज़फुल फॉर वरमे गुदद व मुहल्लिल वरम। इत्रिफल गुददी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? ग्लैंडुलर डिजीज़ की इन्फ्लामेटरी कंडीशन में करते हैं, जैसे खनाजीर में करते हैं। और दूसरा, तो ये स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 है इत्रिफल शाहित्रा इज़ यूज्ड फॉर फालिज एज़ मुक़व्विया आसाब। इत्रिफल शाहित्रा का इस्तेमाल हम लोग ब्लड प्यूरीफायर के तौर पे करते हैं, फालिज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये ब्लड प्यूरीफायर के तौर पर करते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 इसका इनकरेक्ट है, मीन्स करेक्ट आंसर इसका स्टेटमेंट 3rd ऑप्शन इसका सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ID है 714, मोस्ट कॉमन हेमोरेजिक हेरिडिटरी डिजीज़। मोस्ट कॉमन हेमोरेजिक हेरिडिटरी डिजीज़, द मोस्ट कॉमन हेमोरेजिक हेरिडिटरी डिजीज़ इज़ हीमोफीलिया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हीमोफीलिया या क्लासिकल हीमोफीलिया भी इसी को हम कहते हैं। और क्लासिकल हीमोफीलिया जो है वो किसकी वजह से होता है? डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। क्लासिकल हीमोफीलिया इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड क्रिसमस डिजीज़ इज़ हीमोफीलिया B।
हीमोफीलिया को हम क्लासिकल हीमोफीलिया या हीमोफीलिया ए के नाम से जानते हैं, जबकि क्रिसमस डिजीज़ जो है वो हीमोफीलिया बी के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 9 डेफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है थर्ड ऑप्शन है वॉन विलिबर्ड डिजीज़, वॉन विलिब्रांड डिजीज़। वॉन विलिब्रांड डिजीज़ जो है ये भी बहुत कॉमन हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें जो फैक्टर है वो वॉन विलिब्रांड फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है हीमोफीलिया, जिसे हम लोग क्लासिक हीमोफीलिया या हीमोफीलिया ए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी नंबर 619। मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉर ट्रिगरिंग द कफ रिफ्लेक्स इज, कफ रिफ्लेक्स को ट्रिगर करने वाला कौन सा मोस्ट कॉमन रीज़न है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और वो है आपका एपीग्लॉटिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज एपीग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवारिशात आर कॉमनली यूज्ड फॉर विच एलिमेंट, जवारिश का इस्तेमाल ज़्यादातर किन बीमारियों में किया जाता है। तो जवारिश जो लफ्ज़ है वो जवारिश के माने होते हैं, जवारिश लफ्ज़ जो बना है वो गवारिश से बना है, और गवारिश के माने होते हैं खुश मज़ा, मीठा, खुश मज़ा, मीठा। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या करते हैं, हज़म की इस्लाह करने के लिए किया करते हैं, हज़म की इस्लाह करने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि दवाए हाजिम किसे कहते हैं, दवाए हाजिम किसे कहा जाता है। तो दवाए हाजिम जो है वो अनुशदारू को कहते हैं, अनुशदारू, या जवारिश कंदी भी अनुशदारू का दूसरा नाम जवारिश किंदी, जवारिश किंदी भी रखा गया है, या पंजनोश भी कहते हैं, चूँकि 5 कंपोनेंट हैं इसके अंदर, इसलिए इसे हम लोग पंजनोश भी कहते हैं, पंजनोश। या कुछ लोग इसे अतिया इलाही के नाम से भी जानते हैं, अतिया इलाही। तो ये अगर आपसे दवाए हाजिम पूछा जाए कि दवाए हाजिम किसे कहा जाता है, तो दवाए हाजिम अनुशदारू को कहा जाता है, और इसको जवारिश किंदी भी कहते हैं, क्योंकि हकीम किंदी ने इसे तरतीब दिया था, इसी के नाम पर इसका नाम जवारिश किंदी रखा गया। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जवारिशात आर कॉमनली यूज फॉर विच एलिमेंट, करेक्ट आंसर इसका है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी नंबर 610। तबीयत इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, तबीयत क्या है, तबीयत दरअसल में हमारे बदन की उस क़ुव्वत का नाम है जो हमारे बदन की हिफाजत करती है। और जैसा कि तबीयत का जो कॉन्सेप्ट था वो बुकरात ने पेश किया था, और तबीयत के बारे में बुकरात ने लिखा था कि तबीयत, असल जो मुआलिज है बदन की वो तबीयत ही है, तबीयत जो है वो असल मुआलिज है, एक्चुअल फिजिशियन बॉडी का जो है वो तबीयत है, और तबीब तो सिर्फ खादिम है जो उसकी खिदमत करता है। ठीक है, तो तबीयत को हम लोग मुदब्बरे बदन भी कहते हैं, मुदब्बरे बदन के नाम से भी जाना जाता है। अब तबीयत क्या करती है, तबीयत सेहत की हिफाजत करती है और मर्ज़ को दूर करती है। तो इसलिए इस ऑप्शन में तबीयत ज़िम्मेदार होती है किसके लिए, ऑप्शन ए हरकत के लिए, ऑप्शन बी नशो यानी ग्रोथ के लिए, ऑप्शन सी नुमा यानी डेवलपमेंट के लिए, एंड ऑप्शन डी हरकत व सुकून दोनों के लिए। तो हरकत व सुकून दोनों के लिए तबीयत ज़िम्मेदार होती है। करेक्ट आंसर है डी, हरकत व सुकून दोनों के लिए। क्वेश्चन आईडी है 704। 704 के हिसाब से
क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट एट विच एज अ चाइल्ड प्रोड्यूस मोनोसिलेबल साउंड। मोनोसिलेबल साउंड्स जो होते हैं वो कब प्रोड्यूस होते हैं और क्या क्या होता है। जैसे कोई बच्चा है जो 6 महीने की एज के बाद वो मोनोसिलेबल साउंड बा, दा, पा इस तरह के टर्म यूज़ करता है, तो 6 मंथ ऑफ लाइफ पर बच्चा जो है वो मोनोसिलेबल साउंड्स प्रोनाउंस करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जबकि 5वें महीने में बच्चा जो है वो जनरली ऐसे टर्म यूज़ करता है जो जैसे क्या कहते हैं गा गा आगू करके इस तरह का टर्म, ये टर्म आमतौर से किताबों में लिखे हुए हैं, मैं अपनी तरफ से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो किताबों के टर्म हैं। तो करेक्ट आंसर है मोनोसिलेबल साउंड्स जो है वो 6 मंथ ऑफ एज पर बच्चा प्रोनाउंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन आईडी नंबर 644, मिजाज ऑफ कुचला। कुचला का मिजाज क्या है, हार याबिस 3रे दर्जे में, हार याबिस बदरजा सोम। सो करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन सही है, हार याबिस बदरजा सोम। कुचला हब्बुल गुराब, खानिकुल कल्ब, स्ट्राइकनस नक्सोमिकस या स्ट्रैकनिन, ये इसके सिनोनिम्स हैं और मुक़व्विया आसाब होता है, लेकिन कुचला जो है वो स्पाइनल पॉइजन भी होता है, टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी नंबर 659। 659 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दलके इस्तरदाद इज़ डन आफ्टर एक्सरसाइज। दलके इस्तरदाद, दलके इस्तरदाद को हम लोग के एक नाम और देते हैं, दलके मोतदिल भी कहते हैं, दलके मुसक्किन भी कहते हैं, दलके मुसक्किन। और 2019 में सवाल पूछा गया था कि वो कौन सी एक्सरसाइज, कौन सी क्या कहते हैं मसाज है या कौन सा दलक है, मालिश है जो नींद लाने या ख्वाब दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसका आंसर भी यही है, दलक के इस्तरदाद, क्योंकि वो सुकून पैदा, ख्वाब का मतलब होता है यहाँ ख्वाब से मुराद नींद से है, तो जो है वो दलक के मुसक्किन भी है क्योंकि सुकून पैदा करेगा, इसलिए वो नींद लाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 2 दलक के इस्तरदाद इज़ डन बिफोर एक्सरसाइज, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर इज़ स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, या 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी नंबर 637। क्वेश्चन आईडी 637 में क्वेश्चन है, कतीरा इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ। कतीरा किस तरीक़े की दवा है। ऑप्शन ए अद्विया मुरत्तबा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑप्शन बी अद्विया गैर मुरत्तबा। ऑप्शन सी अद्विया मादनिया एंड ऑप्शन डी अद्विया हैवानिया। कतीरा जो है एक गोंद है जो अद्विया हैवानिया हो नहीं सकती, अद्विया मादनिया हो नहीं सकती। अब बचे 2 ऑप्शन, अद्विया मुरत्तबा है या गैर मुरत्तबा है। मुरत्तबा का मतलब होता है जो मुरत्तबा, अब मुरत्तबा अगर रतूबत से लिया गया है, वैसे जहाँ तक मेरा ख़याल है कि ये रतूबत से नहीं है बल्कि मुरत्तबा मीम रे ते बे है। मुरत्तबा मतलब तरतीब दिया हुआ, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड, चूँकि आगे ब्रैकेट में ऑर्गेनाइज लिखा हुआ इसलिए तरतीब से ज़्यादा बेहतर है, जो ऑर्गेनाइज्ड हो। मुरत्तबा मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड हो, किससे ऑर्गेनाइज्ड हो, जो नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, सॉरी, जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया हो, जिसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया हो, यानी कि आर्टिफिशियली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें किया गया हो। तो ये कोई आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की ड्रग नहीं है बल्कि गैर मुरत्तबा है, जिसको हम ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते बल्कि ये कुदरती तौर पर ऑर्गेनाइज होती हैं। तो कतीरा इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अद्विया गैर मुरत्तबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 695। न्यूक्लिक एसिड
एम्प्लीफिकेशन, जिसे हम लोग वाट के नाम से भी जानते हैं, WAAT वाट ऑफ एंडोसर्वाइकल डिस्चार्ज इज़ वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन। ये टेस्ट होता है जिसे हम लोग एंडोसर्वाइकल डिस्चार्ज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, यूरिन में किया जाता है, ठीक है। और ये सेंसिटिव होता है किसके लिए? फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गोनोरिया और गोनोकोकल इन्फेक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें गोनोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। अब इस पर नेक्स्ट सवाल ये पूछा जा सकता है कि न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट इज़ स्पेसिफिक फॉर गोनोकोकल इन्फेक्शन इज़ डन थ्रू ऑप्शन ए यूरिन, ऑप्शन बी क्या कहते हैं सर्वाइकल डिस्चार्ज, ऑप्शन सी ब्लड, ऑप्शन डी सीरम, ऐसे कुछ करके ऑप्शन। तो यूरिन के थ्रू हम लोग करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग यूरिन के थ्रू करते हैं, लेकिन एंडोसर्वाइकल डिस्चार्ज से भी इसको किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यूरिन सैंपल ज़्यादा चूँकि ईजी होता है तो इसलिए हम यूरिन सैंपल से करते हैं। वैसे दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, एंडोसर्वाइकल डिस्चार्ज भी हो सकता है और यूरिन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ID 709, हचिनसंस ट्रायड। हचिनसंस ट्रायड जो है ये 3 डिजीज़ कंडीशन हैं और इन तीनों डिजीज़ कंडीशन को हम लोग हचिनसंस ट्रायड कहते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो केराटाइटिस है, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस। दूसरा 8th नर्व डेफनेस, 8th नर्व डेफनेस। और तीसरा हचिनसंस टीथ, हचिनसंस टीथ। और ये किस में पाया जाता है? ये लेट कंजेनाइटल सिफिलिस में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है इसका लेट कंजेनाइटल सिफिलिस। क्वेश्चन ID नंबर 702, ये मैच कराने वाला, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कराना है। अब इसमें मैच कराने में सबसे पहले लिस्ट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं और लिस्ट 2 में क्या क्या चीज़ें हैं। तो लिस्ट 1 में पहली डिज़ीज़ है जिसका नाम है उतास। उतास जो है ये डिज़ीज़ ऑफ ब्रेन है, इसमें बच्चा बार बार पानी मांगता है, ठीक है। दूसरा दवाउल मौज, दवाउल मौज ये शकीका यानी हुपिंग कफ की ड्रग ऑफ चॉइस है, A3B4। अब यहाँ पर हम देखें कि A3 और B4 ऑप्शंस में A3 और B4 कहाँ कहाँ हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए A3 और B4 है और फोर्थ ऑप्शन में भी A3 और B4 है। लेकिन इसका मतलब है कि अभी इन दो ऑप्शन से हम इस आंसर को, इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर सकते, हमें थर्ड ऑप्शन भी पता होना ज़रूरी है। अब थर्ड ऑप्शन क्या है? कुजाज़े अतफ़ाल। कुजाज़े अतफ़ाल मीन्स टेटनस नियोनेट्रम, C2। अब देखते हैं इन दोनों ऑप्शन में C2 कहाँ है। पहले हम दो ऑप्शन जो सही नहीं हैं उनको हम एलिमिनेट कर दें, हमने उनको हाइड कर दिया। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, सेकंड और फोर्थ। सेकंड में देखिए C के साथ 2 है, अभी मैंने बताया कुजाज़े अतफ़ाल यानी टेटनस नियोनेट्रम, टेटनस नियोनेट्रम 8th डे डिजीज़, C2। अब बचा D, रिहुल सिबियान, फज़ौल सिबियान। ये एपिलेप्सी की टाइप है, रिहुल सिबियान और फज़ौल सिबियान। तो करेक्ट आंसर इज़ सेकंड ऑप्शन इसका सही है, A3B4 C2 D1। नेक्स्ट क्वेश्चन ID नंबर 719, इन children otitis media is more common due to otitis media is the inflammation of middle ear। अब मिडिल ईयर ये है आपका मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर से लेकर मिडिल ईयर के एंटीरियर वॉल से नेज़ो फेरिंग्स तक एक ट्यूब एक्सटेंड करती है। इस ट्यूब का नाम है स्ट्यूचियन ट्यूब, जो कि 36 mm की लेंथ होती है इस स्ट्यूचियन ट्यूब की। अब इस स्ट्यूचियन ट्यूब जो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ
इन्फेक्शन है मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर या ओटाइटिस मीडिया का जो मोस्ट कॉमन रूट है वो स्ट्यूचियन ट्यूब के थ्रू ही इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है मिडिल ईयर के अंदर। अब मिडिल ईयर में जो इन्फेक्शन आ रहा है बच्चों में वो ज़्यादा कॉमन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो स्ट्यूचियन ट्यूब होती है बच्चों की वो शॉर्टर होती है, वाइडर होती है एंड मोर हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट, इस ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन ए शॉर्टर, ऑप्शन बी वाइडर एंड ऑप्शन सी मोर हॉरिजॉन्टल मीन्स, और ओपनिंग एट लोअर एंड ये नहीं, ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए बी सी, ए बी सी करेक्ट है। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ज़्यादातर क्यों होती है, शॉर्टर होती है, वाइडर होती है, मोर हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन जो कॉज है मोर हॉरिजॉन्टल होने की वजह से, शॉर्टर होने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मोर हॉरिजॉन्टल है वो मेन फैक्टर है बच्चों में ओटाइटिस मीडिया का। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, ऑप्शन सी सही है, यानी सी ओनली। ठीक है, अगर ऑप्शन ऐसा बनाते ये कि ए बी सी आर करेक्ट तो वो हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी नंबर 700 क्वेश्चन आईडी में इल्मुल अमराज व इल्मुल क़बाला आर डिस्क्राइब्ड इन। इल्मुल अमराज और इल्मुल क़बाला का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए अल अक्सीर सेकंड वॉल्यूम, अल कानून थर्ड वॉल्यूम एंड अल हावी 9th वॉल्यूम। ऑप्शन बी अल कानून अल अक्सीर फर्स्ट, अल कानून थर्ड एंड अल हावी 9। ऑप्शन सी अल अक्सीर सेकंड, अल कानून फर्स्ट एंड अल हावी 8th। ऑप्शन डी अल अक्सीर सेकंड, अल कानून फर्स्ट एंड अल हावी 8। अब सबसे पहले हम तीनों किताबों के बारे में बात कर लें। ये तीनों किताबें किसकी लिखी हुई हैं? अल अक्सीर जो है, जिसे हम लोग इस इक्सीर आज़म के नाम से जानते हैं, हकीम आज़म खां की ये किताब है इक्सीर आज़म, जो 4 वॉल्यूम पर बेस्ड थी। अल कानून फित्तिब शेखुर रईस बुअली सीना की, ये 5 वॉल्यूम पर बेस्ड है। और अल हावी फित्तिब ज़करिया राज़ी की किताब है, ये 23 वॉल्यूम्स पर बेस्ड है। अब अल हावी के 9th वॉल्यूम में, अल कानून के 3rd वॉल्यूम में और अल अक्सीर के 2nd वॉल्यूम में इल्मुल अमराज व इल्मुल क़बाला या अमराज निस्वा व क़बाला का तज़किरा जो है ये मिलता है। मीन्स करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, अल अक्सीर 2nd, अल कानून 3rd, अल हावी 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 680 क्वेश्चन है, ज़ौफ़े बाह के इलाज में कौन सी तरतीब दुरुस्त है? ज़ौफ़े बाह के इलाज के लिए हम लोग कौन कौन सी तरीक़े से इलाज करते हैं? चूँकि ज़ौफ़े बाह का इलाज 3 तरीक़े से किया जाता है। पहले मुसक्किनात व मुबर्रिदात, दूसरा मुक़व्वियात और तीसरा मुहर्रिकात। ये 3 स्टेप में हम ज़ौफ़े बाह का इलाज करते हैं। अब ऑप्शन देखिए, सबसे पहले हम मुसक्किन देते हैं, फिर मुक़व्वी देते हैं, फिर मुहर्रिक देते हैं। आपको सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन ए तबरीद व तस्कीन, तहरीक बाह और तक़वियत बाह, करेक्ट नहीं है ये। ऑप्शन बी तक़वियत बाह, तहरीक बाह, तबरीद व तस्कीन, ये भी गलत है। ऑप्शन सी तहरीक बाह, तक़वियत बाह और तबरीद व तस्कीन, ये भी गलत है। ऑप्शन 4th ऑप्शन इसका सही है, तबरीद व तस्कीन, तक़वियत और तहरीक। करेक्ट आंसर इज़ 4th ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी नंबर 685, निसियान ड्यू टू पैथोलॉजी इन 4 ब्रेन कॉजेज़ लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी। मुक़द्दम दिमाग के ज़ौफ़ की वजह से, पैथोलॉजी की वजह से जो निसियान पैदा होता है वो रिसेंट मेमोरी का, निसियान कहते हैं डिमेंशिया को, लॉस ऑफ मेमोरी। तो लॉस ऑफ मेमोरी अगर 4 ब्रेन में लीज़न है तो करंट जो मेमोरीज़ होती हैं
वो लॉस हो जाएंगी। करेक्ट स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। एंड स्टेटमेंट 2, निसियान ड्यू टू पैथोलॉजी इन हाइंड ब्रेन, ठीक है, लॉस ऑफ रिसेंट एंड पास्ट बोथ मेमोरी। करेक्ट स्टेटमेंट ये भी है, मीन्स स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी नंबर 650। क्वेश्चन आईडी नंबर 650, माजून, द पाउडर ऑफ माजून इज़ प्रिपेयर्ड बाई विच नंबर ऑफ सीव। माजून का सफ़ूफ कितने नंबर की छलनी से छाना जाता है? करेक्ट आंसर है 80 नंबर। देखिए 3 तरह के सफ़ूफ होते हैं, एक दरदरा सफ़ूफ, दूसरा दरमियानी सफ़ूफ और तीसरा बारीक सफ़ूफ, और कहीं कहीं लोग एक चौथा लिखते हैं नहायत बारीक सफ़ूफ। तो 4 टाइप के सफ़ूफ हो गए। अब इसमें जो जवारिश या माजून जो है, माजून का जो सफ़ूफ होता है वो 80 नंबर की छलनी से छाना जाता है। और क्योंकि जवारिश का जो सफ़ूफ होता है वो दरदरा होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो क्यों मोटा होता है? ताकि वो मैदे में देर तक रुक सके और मैदे की इस्लाह कर सके, इसलिए 80 नंबर की छलनी से हम उसे छानते हैं। और अगर नहायत बारीक सफ़ूफ है तो 120 नंबर, इसमें 100 नंबर के बाद नहीं है, तो 120 नंबर की छलनी से नहायत बारीक सफ़ूफ छाना जाता है। तो ये है आपका क्वेश्चन आईडी नंबर 650 का आंसर। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।